वेलकम टू द मोस्ट वेटेड सीरीज ऑफ उपाध्याय एजुकेशन। यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं होल सिविक्स इन जस्ट 5 डेज। इज द थर्ड डे जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और एक बात बता दें, ये क्या होने वाला है, इन वन शॉट होने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी डिटेल मिस करने वाले हैं। हम इन डेप्थ जाएंगे, इतना डेप्थ कि इतना आप डेप्थ कभी आपने सोचा भी नहीं था, आपने कभी पढ़ा भी नहीं था। आपको बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस लेक्चर के बाद बस आप बुक लेकर बैठे रहो, पेन पेंसिल लेकर, ठीक है। नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपको क्या करना है, बस एक्टिव लिसनिंग करनी है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, फिर कैबिनेट के बारे में और कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर के बारे में, जो कितना क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर आता है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे पावर्स क्या है प्राइम मिनिस्टर की, और फिर उसके बाद और देखेंगे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में अंतर क्या है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर क्या क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर होता क्या है। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कौन करते हैं, हम करते हैं भाई। जिसकी आयु 18 साल से ऊपर हो, हम क्या कर सकते हैं, वोटिंग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 2024 से पहले आपको किसी ने भी मोदी का नाम सुनाई दिया था कभी भी? अगर आप बहुत छोटे तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी अपने मम्मी पापा से पूछना कि 2024 का 2014 का जब वोटिंग हो रहा था तो उस वक्त मोदी 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 ये नारे नहीं लग रहे थे, उस वक्त बीजेपी 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 ये नारे लग रहे थे। मतलब हम डायरेक्टली एक पर्सन को नहीं चूज़ करते, हम क्या करते हैं, किसी एक पार्टी को चूज़ करते हैं। हम किसी एक पार्टी को चूज़ करते हैं, उसके लिए वोटिंग करते हैं, उसके बाद उस पार्टी में से कोई एक नॉमिनेट होकर खड़ा होता है हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे प्रेसिडेंट के तौर पर। हालांकि प्रेसिडेंट के लिए हम खुद से वोटिंग नहीं करते, पर यहाँ पर बात हो रही है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। हम क्या करते हैं, किसी एक पार्टी के लिए वोट करते हैं, वो पार्टी जीत जाएगी, उसके अंदर से कुछ उम्मीदवार होंगे, कुछ बहुत मोस्ट सिलेक्टेड पीपल होंगे, वो क्या करेंगे, वो लेंगे जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर की। अब बताओ भाई, हमने पार्टी सेलेक्ट कर ली। सपोज पूरे 2014 के अंदर बीजेपी के अंदर 5 ऐसे उम्मीदवार थे, 5 ऐसे नेता थे जिनका पूरा पूरा चांसेस था कि वो क्या बनने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर। पर बना कौन उनमें से, नरेंद्र मोदी जी। अब बताओ इन 5 में से नरेंद्र मोदी को किसने चूज़ किया, किसने चूज़ किया, सीएम ने, पीएम मतलब प्रेसिडेंट ने या फिर एक्स पीएम ने, किसने चूज़ किया? उन्हें चूज़ करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट आप हमारे जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट कौन है वो आपको अगर नहीं पता है तो पता करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी मतलब हमने पार्टी चूज़ की, ठीक है, हमने वोटिंग करके कैसे की, हमने पार्टी चूज़ की। अब पार्टी में से कोई एक निकलेगा, वो निकलेगा कौन 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 कौन, जो अगले वाले में दिखाता जाएगा, उनमें से कोई एक निकलेगा, वो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। उसे कौन चूज़ करता है, हमारा प्रेसिडेंट चूज़ करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट और किस किस को चूज़ करता है, तो भैया देखो एक आर्टिकल होता है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 75। ये कहता है कि देखो यार, जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट इसके पास हक है, मतलब इनके पास हक है कि वो हमारे देश के पीएम को चूज़ कर लें, और साथ ही साथ पीएम के गाइडेंस पे, पीएम डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट साथ साथ पीएम और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं चूज़ कर सकते। ये क्या करते हैं, पीएम के गाइडेंस पे जाकर हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, उसको भी चूज़ करते हैं, ठीक है। अब भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पीएम का कर्तव्य क्या है। देखो जब प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट वाली वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मिल जाएगा। उससे भी नहीं मिल रहा, चैनल के अंदर जाओ, चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करो, क्लास 10 ICSE के प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा प्रेसिडेंट वाली वीडियो, जो कि पिछले साल बन चुकी है। कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है उस वीडियो के अंदर से, ठीक है। अब वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, मतलब नाम के। और लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब असली राजा कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। और ये क्या करते हैं भाई, तो ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट का भी कुछ महत्व होता है, ऐसा नहीं कि वो बस नॉमिनल नाम का है, ऐसा नहीं। प्रेसिडेंट का भी कुछ महत्व होता है, उनको एडवाइस करता कौन है, उनकी मदद कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। प्रेसिडेंट जाकर हमारे देश को प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट हमारे देश का अच्छे हो, उसको कौन एडवाइस करेगा, उनको कौन एडवाइस करने वाला है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा। उनकी मदद कौन करने वाला है भाई, कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट वाली वीडियो के अंदर आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है, वो कहाँ कहाँ उनके जो फंक्शंस है उनके क्या क्या है, उसमें उनके कौन मदद करता है, ये प्राइम मिनिस्टर की करते हैं। तो मतलब इनका मोटा मोटी काम क्या है, एडवाइस करना, साथ ही साथ एड करना हमारे देश के प्रेसिडेंट को। लेकिन सोचो क्या होगा अगर नरेंद्र मोदी एक दिन फुल ऑन पावर में आए और बोले कि ये जो देश है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ना ही योगी जी, ना ही अरविंद केजरीवाल, ना ही सोनिया गांधी, ना ही राहुल गांधी, ना ही इंदिरा गांधी तो है भी नहीं, ना ही अमित शाह, कोई भी मेरे आगे कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो हूँ। आई एम द शेर ऑफ दिस जंगल। अगर क्या हो, अगर जो मोदी हैं वो डिक्टेटरशिप चलाने लगे तो फिर उस दिन क्या होगा, उस दिन होगा ये कि उन्हें अपनी गद्दी, अपनी
अपना जो भी हो साम्राज्य जितना भी उन्होंने बड़ा विशाल किया है, उनकी जितनी भी इमेज थी वो सब की सब पानी में बह जाएगी। अब उनका कुछ भी हेड नहीं होगा, कुछ भी उनका रोल ही नहीं होगा, वो उनका अपना जो अस्तित्व था वो सब खो देंगे। क्यों खो देंगे? क्योंकि जो इंडिया है वो एक फेडरल सिस्टम पर चलता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन के अंदर जो इंडिया फेडरल सिस्टम है और उसके अंदर अगर आप यूनिटरी घुसाने लगो, आप डिक्टेटरशिप करने लगोगे तो क्या होगा भाई, वहाँ के जो लोग हैं वो तो एकदम बवंडर मचा देंगे। अग्निपथ स्कीम के लिए इतना कर दिया तो भैया सोचो एक डिक्टेटर बनने लगेगा तो फिर क्या ही होगा। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, जो मोदी उनको अपने पूरे पार्टी से हाथ धोना पड़ेगा, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल जाएगा। उसके बाद इनकी पूरी साम्राज्य इनका जो में इनके साथ जो कल तक इनके साथ थे आज उनका साथ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई भी देश कोई भी जो नेता है वो डिक्टेटर नहीं बन सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये डिक्टेटर नहीं बन सकते। ठीक है, यहाँ तक थी प्राइम मिनिस्टर की हल्की फुल्की से इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। देखो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, फिर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद फिर होता है डिप्टी मिनिस्टर्स। इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। प्राइम मिनिस्टर किसके पास जाते हैं अपनी मदद मांग के लिए? कैबिनेट मिनिस्टर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ग्रुप होता है, बात समझो। कैबिनेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है क्या, वो एक ग्रुप होता है। वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक ग्रुप का एक पार्ट होता है। वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ग्रुप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इस ग्रुप के अंदर 3 पार्ट्स है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। लेकिन उन सब में से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके पास कौन जाता है? प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। उन्हें कोई भी डाउट होता है, कोई भी स्कीम लॉन्च करनी होगी या फिर किसी भी पेट्रोल का दाम हाइक करना होगा, जीडीपी को कम करना होगा, ज़्यादा करना होगा, किसके पास जाएंगे? वो डायरेक्टली कंसल्ट करें, भैया देखो हम कुछ प्रस्ताव लेकर आए हैं, आप देख लो एक बार कैसा लग रहा है, अच्छा है कि बुरा है, क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या बेशी हैं, इन सबको सुधारना कौन करवाता है? कैबिनेट मिनिस्टर। इतनी ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है ये, समझे। आगे बढ़ते हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर होते कौन कौन है? तो भैया इसके अंदर होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, कौन है? नाम लिख दो। फिर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? नाम लिख देना। फिर फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वो भी नाम लिख देना। फिर रेलवे मिनिस्टर कौन है? नाम लिख देना। मतलब रेलवे, फॉरेन, फाइनेंस, डिफेंस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो कौन करवाता है? भाई कैबिनेट मिनिस्टर करवाता है। फॉरेन अफेयर्स में क्या क्या चला है, किस देश से हमें दोस्ती करनी है, किस से कौन सा मिसाइल लेना है, किस से कौन सा विमान लेना है, विमान में समझते हो ना, एयरक्राफ्ट, किससे कौन सा तोप लेना है, किससे कौन सी बंदूक लेनी, कौन करता है? भाई फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स इन सबको हैंडल करता है। और ये सारे मिनिस्टर कहाँ बैठते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर, समझ रहे हो। इसलिए कौन जाता है? भाई पीएम जाते हैं उनके पास कि भैया देखो क्या क्या और हमारे देश को चाहिए ताकि ये एक अंडर डेवलप्ड से लेकर एक पूरा डेवलप्ड सिटी बन जाए, सुप्रीम हो जाए, सुपर पावर बनने लगे, सुपर, जैसे यूएस है वैसा इंडिया भी होने लगे, जैसे चाइना है वैसे इंडिया भी होने लगे। इसके पास कौन जाता है? प्राइम मिनिस्टर उठ के जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के पास, बोलते हैं कि देखो भैया आप हमें जो बोलोगे हम वो आपकी बात मानेंगे, आपके जो भी हुक्म होंगे हम वो सर आँखों पे रखेंगे, जितना भी आप बोलोगे इस देश से दोस्ती कर लो, इससे ये मिसाइल ले लो, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। ये सब पावर किसके पास है? कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन आते हैं वो आपको पता चल गया, फॉरेन, फाइनेंस, डिफेंस और रेलवे मिनिस्टर्स। ठीक है, और भी बहुत होते हैं लेकिन आपको ये 4 मेजर याद रखने हैं। फिर आते हैं हमारे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनके पास पीएम कंसल्ट करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप है इन तीनों में से जिसके पास पीएम कंसल्ट करने जाते हैं, वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, याद रखोगे। ओके, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर रहते हैं, थर्ड पोर्ट। इसके अंदर ये क्या होता है? तो ये असिस्ट करते हैं, असिस्ट में समझते हैं ना, गाइड करते हैं, मतलब ये एज असिस्टेंट रहते हैं। किसके लिए भाई? तो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए ये एज असिस्टेंट रहते हैं, असिस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है आपकी जो स्कीम है वो हमें अच्छी लगी है, हम इसके अंदर पार्ट लेंगे या फिर आपको जितना सपोर्ट हो सकता है उतना करेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 3 मेजर पार्ट समझ में आ गए। कैबिनेट, किसका कैबिनेट के अंदर क्या क्या होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स के अंदर क्या होते हैं, और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर क्या क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते देखते कैबिनेट मिनिस्टर के पास क्या होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैबिनेट। ठीक है, ये क्या करते हैं भैया? तो ये करता है मेजर पॉलिसीज, जितनी भी ज़्यादा पॉलिसीज इंडिया के अंदर लानी हो, कुछ भी जितना भी ज़्यादा मेजर मतलब समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अग्निपथ स्कीम आई एक पॉलिसी थी, या फिर कह लो जो किसान हैं उनके लिए जितनी भी पॉलिसीज आती हैं, या फिर ऐसा समझो कि कुछ एग्ज़ाम की जो डेट की लिमिट्स है, मतलब एज की जो लिमिट्स है उसे कम करवाना या फिर ज़्यादा करवाना, ये सब किसके पास आता है? ये कैबिनेट ही संभालता है। ठीक, फिर इसके अंदर होते कौन है? हम हो सकते हैं, आप हो सकते हो फ्यूचर में, या फिर प्रेजेंट में तो नहीं हो सकते, लेकिन इसके अंदर होते कौन है? तो इसके अंदर होते ट्रस्टेड एंड सीनियर कलीग्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो पर्सन, ये बेसिकली होता है ना, ये लोग क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है ना 2 चीज़ें होती हैं, 3 मेजरली, लेकिन 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर दोनों में से किसी भी एक का ये पार्ट होंगे तो। लेकिन ये जो
जो कैबिनेट वाले मिनिस्टर्स होते हैं वो इन्हीं के पार्ट होते हैं, मतलब वो इन दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस में तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, ये इस पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होने चाहिए, दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस के अंदर ये प्रेजेंट होने ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठ के आ जाओ, आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पार्ट नहीं हो और आप बोल रहे हो कि हमें कैबिनेट मिनिस्टर बनना है। आप बन सकते हो सिचुएशन के अंदर भी, ऐसा नहीं होगा कि आपकी काबिलियत देखते हुए आपको कोई नकार देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको भी बनाया जा सकता है, पर एक शर्त पे कि अगले 6 महीने के अंदर आपको इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एक ना एक सीट ही लेनी है। आप कुछ ऐसा करो तो कि दिखाओ, या फिर आपके पास अगर टैलेंट हो गए तो वो लोग खुद ही आपको सीट दे देंगे। पर अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर के लिए अगर आप उठ रहे हो, उम्मीदवार में उठ रहे हो, आप ट्रस्ट वर्दी या फिर सीनियर में से हो जो कि पीएम के संग काम करने वाले हैं, पीएम उनसे कंसल्ट लेने वाले हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पार्ट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो, आप नए नवेले हो, तो आपको क्या करवा सकते हो, आप खुद के लिए एक 6 महीने के टेन्योर के अंदर आपको एक सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बुक कर लेनी है, कैसे भी करके। आप मेजॉरिटी को अपने साथ ले लो, या फिर आप कुछ ऐसा स्कीम डाल दो जिससे मेजॉरिटी चाहे कि हाँ भैया इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, ये आएगा तो इंडिया यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है ना, समझ रहे हैं। उसके बाद इनकी सैलरी और अलाउंस कौन देता है, तो इनकी सैलरी और अलाउंस देता है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि ये भैया पार्लियामेंट के पार्ट है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट से कहीं और छूट के नहीं है, ये पार्लियामेंट के ही पार्ट है। उनमें से जो ट्रस्टेड एंड जो सीनियर मेंबर्स है वो हमारे कैबिनेट बनते हैं। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे। फिर क्या ये भी ओथ लेते हैं, जैसे पीएम लेते हैं, जैसे प्रेसिडेंट लेते हैं, जैसे सीएम लेता है, जैसे स्पीकर लेता है, जैसे डिप्यूटी चेयरमैन लेते हैं, जैसे प्रेस प्रेसिडेंट लेते हैं, क्या ये इससे वो भी क्या मतलब जैसे क्या वैसे ये भी ओथ लेते हैं कि नहीं, तो बात है हाँ ये भी ओथ लेते हैं, यस दे डू। जो ओथ लेंगे वो आपकी बुक के अंदर लिखा है, आपको अगर जब बनोगे तो ले लेना, और लेना जैसे मतलब ऐसा नहीं कि बस लेके भूल गए, जो भी करना बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ करना, ठीक है। फिर कब तक ये पार्टी में रहेंगे भैया कब तक ये रहेंगे, तो ये तब तक रहेंगे जब तक पार्टी है। लोकसभा के अंदर क्या होता है, पार्टी वाइज होता है, तो जब तक वो पार्टी है तब तक ये लोकसभा के अंदर रहेंगे, और लोकसभा या फिर राज्यसभा जो भी कह लो, लेकिन जब तक पार्टी रहेगी तब तक ही रहेंगे। पार्टी खत्म, इनका भी पोस्ट खत्म, ठीक है। इसलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हर वक्त चेंज होते रहते हैं, ठीक, ओके। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब ये और जो कैबिनेट है, इन दोनों के बीच में जो मेजर अंतर है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, कैबिनेट, डेप्यूटी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राइट। तो ये इन तीनों को कंसिस्ट करके रखता है, मतलब ये इनका पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ये पार्ट है, ऐसे 1 2 3। लेकिन इनमें से जो सिंगल कैबिनेट है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आते हैं डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है, और रेलवे मिनिस्टर, या फिर कह लो होम अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस अफेयर्स कह लो, या फिर मिनिस्टर्स कह लो। मिनिस्टर्स किसको हैंडल करेंगे, उन सारे अफेयर्स को। तो अल्टीमेटली आपको दोनों में से किसी एक को याद रखना है, या फिर अफेयर याद रखो या फिर मिनिस्टर याद रखो, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हो सकता है कि वो मुलाकात करे, कौन भैया, वो पीएम, लेकिन हो सकता है कि वो ना भी करे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम आके तीनों के तीनों मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, कौन, पीएम। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर से हर वक्त मुलाकात होती है, आए दिन मुलाकात होती ही जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, राइट। फिर ये बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन ये हर वक्त मिलते हैं, इनसे कंसल्ट भी करते हैं पीएम, क्योंकि आपको पता है नहीं कैबिनेट है भाई, कैबिनेट से तो भाई हमने यहाँ देखा कि ये सब उनसे साथ मिलते रहते हैं। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पर हकीकत में कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। समझ में आ रहा है, वहीं पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे, सबसे बड़ा तो पीएम, उसके नीचे कैबिनेट, उनको एडवाइस करने वाला प्रेसिडेंट। और कैबिनेट किसके अंडर एडवाइस करेंगे, कैबिनेट ये प्रेसिडेंट को, तो ये पीएम के अंडर ही करेंगे। पीएम अगर बोलेंगे कि प्रेसिडेंट से बोलिए कि आप इस राज्य के साथ या मतलब इस कंट्री के संग अच्छी खासी मतलब रिश्ता बना के रखें, तो कैबिनेट जाकर पीएम प्रेसिडेंट से बोलेंगे कि देखिए आप अच्छे खासे राज्य के साथ। अब ये प्रेसिडेंट को क्या लग रहा है कि कैबिनेट हमें ऑर्डर दे रहा है, पर अल्टीमेटली कौन दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। समझ में आ गया। ये सारा जो बोर्ड पे जितना भी लिखा है उसके लिए 1 मिनट का टाइम आप पट से नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते डिस्कस करते हैं पावर्स ऑफ कैबिनेट, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 4 मेजर पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर फाइनेंशियल, इमरजेंसी और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव, ठीक है। सबसे पहले प्रोसीड करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के संग। क्या कैबिनेट के पास इतना हक है कि वो कोई भी पॉलिसी बना सकता है, तो जी हाँ, कैबिनेट के पास इतना हक है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हक है कि वो पॉलिसी बना सकता है, उनके साथ खिलवाड़ मतलब छेड़छाड़ भी कर सकता है, वो चाहे तो पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ अंतर भी ला सकता है। ये एक्सटर्नल साथ ही साथ इंटरनल दोनों पॉलिसीज़ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे भले मैंने लिखा ना हो पर आपकी बुक में मेंशन्ड है तो मैं बता दूँ, ये इंटरनल साथ ही साथ एक्सटर्नल दोनों की दोनों टाइप की पॉलिसीज़ के ऊपर ये काम करता है। कैबिनेट के पास बहुत ज़्यादा पावर है,
ठीक है। फिर हमने बताया जैसे कि इंटरप्लीमेशन ऑफ पॉलिसीज़ में इसका काम है। अगर ये सिर्फ लगा कि हमने कुछ पॉलिसीज़ बनाई लेकिन इसके अंदर कुछ खेद है, मतलब खेद मतलब कुछ ना कुछ कमी है, तो इतने सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, इन सबके पास एक एक करके बिल जाएगा, पॉलिसीज यानी बिल्स, राइट, एक्ट यानी बिल्स। तो जब भी बिल जाएगा तो किसी न किसी मिनिस्टर जो होगा वो पॉइंट आउट करेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड कर दो या फिर एक्सक्लूड करवा दो। तो ये बात फिर से कैबिनेट के पास आएगी, कैबिनेट बोलेगा हाँ भाई बात तो तुम्हारी सही है, हम तुम्हारे साथ काम करते हैं, मतलब हम सब एक ही सब फैमिली में हैं, मतलब हम सब क्या करेंगे उस पॉलिसीज़ को थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर देंगे, मतलब इसके पास पूरा हक है कि जो पॉलिसीज़ बनाना चाहता है उसके साथ इंटरप्लीमेंट भी कर सकता है। समझ में आया जी सर। फिर ये जो पॉलिसीज़ इसने बनाई, जैसे मान लो हमारे पास क्या थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिसके 3 ब्रांचेस, कैबिनेट, डिप्यूटी मिनिस्टर्स या फिर कह लो उसके बाद फिर आते थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये जो कैबिनेट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई उसके बाद ये आ जाएंगे डिप्यूटी, उनके साथ अगर कुछ अंतर मंतर किया मतलब इंटरप्लीमेशन करने के बाद ये जो पॉलिसीज़ है ये डिप्यूटी मिनिस्टर के पास जाएंगी, उनके बाद फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास जाएंगी। अब इन दोनों के पास फिर जाएंगे सिविल सर्वेंट्स के पास। किसके पास जाएंगी? सिविल सर्वेंट्स के पास। क्यों जाएंगी? क्योंकि यही तो असली हेड होते हैं। ग्राउंड लेवल पर कौन काम करता है? सिविल सर्वेंट्स, IAS, IPS, IFS, ठीक है, IRS। लेकिन हेड पे कौन रहता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। सारे रिपोर्ट्स कौन ला कर देता है? सिविल सर्वेंट्स। किसको देता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स को। नाम किसका होता है? PM का, क्योंकि ये तो देखते नहीं है। असली जवाबदेही कौन है? PM। क्योंकि आपने देखा होगा PM के मन की बात होती है, प्रेसिडेंट के मन की बात नहीं होती है। PM जाते हैं विदेश यात्रा पे दूसरे देशों के साथ जो हमारा गठबंधन है उसे बहुत ज़्यादा मजबूत करने, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं जाते, वो जाते हैं कहीं और, ठीक है। कहाँ? वो प्रेसिडेंट वाली वीडियो के अंदर आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ेंगी वैसे वैसे आप जानोगे कि वो कहाँ जाते हैं, ठीक। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए हमने अग्निपथ स्कीम लगा दी, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ है, हॉस्पिटल्स बढ़वा दो, गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको जो सरकारी जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ पे जो हॉस्पिटल नाम के हैं उन सब के अंदर डाल दो ताकि वो कुछ ना कुछ काम कर सके। जैसे कि दिल्ली सरकार कर रही है, दिल्ली के अंदर वो हॉस्पिटल्स को भी अच्छा कर रही है और साथ ही साथ क्या कर रही है, वो जो एजुकेशन लेवल है वो उसको बहुत ज़्यादा सुधार है, वो आपको पता होगा, ठीक है, एजुकेशन के लेवल पे। फिर जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, कितना पैसा आया, किस जैसे मान लो एक DIG को कितनी सैलरी देनी है, एक इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी देनी है, एक सरकारी स्कूल के जो टीचर है उसे कितनी सैलरी देनी है, एक हॉस्पिटल वाले को मतलब जो डॉक्टर है उसे कितनी सैलरी देनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर कौन काम कर रहा है? हमारा कैबिनेट मिनिस्टर काम कर रहे हैं। वही तो देखेगा कि अच्छा ठीक है हमारे पास इतना बजट है, इतना स्टेट से आया, इतना प्रोडक्ट है, इतना ये है, इतना वो है, ये सारे काम कौन करता है? कैबिनेट करता है, ठीक। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है इसे अपॉइंट कौन करता है? कैबिनेट कौन करता है, ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ इंडिया, इन सबको कौन अपॉइंट करते हैं? कैबिनेट करता है। इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक हायर पोस्ट होती है, रेप्यूटेड पोस्ट होती है IS की, उसको कौन अपॉइंट करता है? कैबिनेट करता है। ये सारे काम कौन करता है? कैबिनेट करता है। नेक्स्ट इसकी पावर, इनके फंक्शंस ही देख तो रहे हैं हम, किसके? कैबिनेट के। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर। देखो मैंने बोला ना कि पॉलिसीज मेकिंग का इसके हक है, इसके पास बहुत ज़्यादा हक है। 95% ऑफ द जितने भी बिल्स यानी बाद में जाके जो एक्ट बनने वाले हैं वो कैबिनेट ही इनिशिएट करता है। वही बोलता है कि अब मेरे ख्याल से जो लड़कियां हैं उनकी जो एज है शादी की उसे 18 से करके 21 करवा देनी चाहिए। मेरे ख्याल से ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसे 21 करवा देनी चाहिए। मेरे ख्याल से अग्निपथ स्कीम को लाना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरे मतलब कैबिनेट के, तो मेरे ख्याल से जितने भी रूल्स, जितने भी लॉज जो बन रहे हैं, मेरे ख्याल से अंतर पार्लियामेंट्री जो लैंग्वेजेस है उन्हें ये सब होनी चाहिए। मेरे ख्याल से किसी एक पर्सन को कितने एज तक एज लिमिट देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कौन करता है? ये कैबिनेट करता है। समझ में आई बात? ठीक है। फिर कोई भी तुम लॉ पेश करोगे, तुम भी जैसे समझो तुम अपने मम्मी पापा से पैसे मांगोगे, ठीक है, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पैसे देंगे पर उन्हें पूछेगा अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए, 10 रुपये का क्या करोगे? तुम बोलोगे चॉकलेट खाओगे। वही काम इसका है। इसे जो भी जितने भी लॉज, जितने भी बिल्स ये पास करवाते हैं, लोग इनसे पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, तो कौन बताएगा? कैबिनेट बताएगा कि इसका ये फ़ायदा है भैया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इतने सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, ओके। मतलब इन जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब इनको बताएगा, ये बताने वाले। फिर जो लोअर हाउस है या फिर कह लो लोकसभा, ठीक है, तो ये इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर कौन देगा? मान लो तुमने एक पॉलिसी लाई, अग्निपथ, सबसे बेस्ट एग्जांपल अग्निपथ स्कीम। ये जो पॉलिसी थी, ये स्कीम जो था, इसे तुमने प्रेजेंट किया, मान लो कैबिनेट, ऑब्वियसली कैबिनेट ही प्रेजेंट करता है 95% ऑफ द चांस केसेस में, तो इसने प्रेजेंट किया तो लोकसभा के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठे।
क्योंकि उन्हें किसको आंसर देना होता है, पब्लिक को, हम लोग, मीडिया, इन सबको, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था, हालांकि अब सब शांत है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्वेश्चन जितने भी उठे हमारे मन में, ये कौन पूछेगा, लोकसभा पूछेंगे कैबिनेट से। अब जितने भी आंसर्स होंगे वो फिर हमें आके सुनाई देने वाले हैं, ठीक। फिर ऑर्डिनेंस होगा कि नहीं, ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस की एडवाइस भी कौन देता है, ये कैबिनेट ही देते हैं। फिर हाउस को अगर ये चाहे तो समन भी कर सकते हैं, चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो अपॉइंट भी करवा सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी सेशन के वक्त, ठीक है। ये थी हमारी लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद पढ़ते हैं हम फाइनेंशियल पावर करते हैं। कैबिनेट जो होता है ना वो सुप्रीम हेड होता है, मतलब कितने पैसे किसके पास हैं, मतलब इस गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा इस साल का बजट होने वाला है, बजट सेशन के अंदर डिस्कस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें किसके अंडर होती है, कैबिनेट के अंडर होती है। किसके गाइडेंस पे होती है, प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस पे होती है, ठीक। फिर गवर्नमेंट कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने वाला है, कौन सा एयरक्राफ्ट कितना खरीदवाएगा, कौन से सबमरीन खरीदने हैं, कौन से मिसाइल खरीदते हैं, जो एटम बम्स है उसको बनाना है कि नहीं बनाना है, न्यूक्लियर बम्स को बनाना है कि नहीं बनाना है, कि कितना बनवाना है कितना नहीं बनवाना है, किसे छुपाना है किसे दिखाना है, किसको धमकाना है किसे डराना है, किसको अपने पार्टी में लेना है किसको दूर भगाना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मुद्दा बात जितने भी बातें होती है वो सब कैबिनेट करता है। ये सारी पावर जो कलेक्टिवली हम देख रहे हैं तो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर दोनों की देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हेड कौन है भाई, कैबिनेट है कि प्राइम मिनिस्टर है। तो पावर्स कलेक्टिवली हम देखेंगे कैबिनेट के नाम से, पर वो होंगी प्राइम मिनिस्टर की, ठीक, दोनों की स्पेशली। फिर इमरजेंसी के केस के अंदर बात आती ये है कि कैबिनेट का जब तक रिटर्न में सिग्नेचर नहीं होगा तब तक प्रेसिडेंट के पास इतना हक नहीं है कि वो डिक्लेयर कर सके कि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी आई है। उसके लिए कैबिनेट का सिग्नेचर ज़रूरी होता है, वो भी रिटर्न फॉर्म में। कैबिनेट अगर राइट करके दिया, ठीक है, मतलब टाइप करके, राइट करके नहीं, टाइप करके उसने दिया कि ठीक है हमारे देश में ये सिचुएशन के कारण फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वॉर की सिचुएशन के अंदर हमारे पास इस टाइप की इमरजेंसी आई है, ये सब पहले कैबिनेट देगा, उसके बाद ही प्रेसिडेंट जाकर अनाउंस कर सकते हैं, समझे। ओके, ये तो थी हमारी पावर्स। समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो पीछे वीडियो को ऐसे करके रिवाइंड करो फिर वापस आके देखो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कि पीएम प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, पीएम और कैबिनेट के बारे में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पीएम और कैबिनेट अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पीएम प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखो जो पीएम है वो क्या है भैया, एडवाइजर है। हमने सबसे पहले ही देखा, ये एडवाइस करते हैं, किसको करते हैं, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि तुम्हारा जो लॉ है तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ये सब। ये एग्जीक्यूटिव हेड है, आपको पता है, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन है भाई, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, और ये क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है। पीएम के पास इतना पावर है कि वो समन कर सकते हैं, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, चाहे तो बुलाओ चाहे तो हटाओ, ठीक। फिर अपॉइंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ डिसमिस भी कर सकते हैं मिनिस्टर को। रिसेंटली एक मिनिस्टर को हटा दिया गया था, कौन थे वो आप देख लेना, नहीं भी देखो कोई बात नहीं, बस इतना समझो कि अपॉइंट करते हैं और साथ ही साथ डिसमिस भी कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, ठीक। फिर जजेस, गवर्नर और साथ ही साथ एम्बेसडर, इन सबको अपॉइंट करता है पीएम और प्रेसिडेंट दोनों, पीएम और कैबिनेट। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, कैबिनेट के नाम से, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पीएम के नाम से, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है, या फिर कह लो डिफरेंस ही नहीं है, मतलब इतना है कि पीएम होता है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट होते हैं, लेकिन एट अ सर्टेन लेवल दोनों एक ही होते हैं पावर्स वगैरह के रेफरेंस में। जो प्रेसिडेंट और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है वो कौन होता है, पीएम, क्योंकि हमने ये देखा था पहले तो पीएम, फिर कैबिनेट, उसके बाद प्रेसिडेंट। लेकिन जो कैबिनेट है वो किसका पार्ट है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते देखते हैं कि पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक। सबसे पहले ये हेड है कैबिनेट के, कैबिनेट तो भैया सबका हेड है, पर ये तो उसके भी हेड है, ये तो पापा है, यहाँ पे ये तो पापा है, ठीक है, पीएम पापा। ओके, फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए अलॉट करते डिपार्टमेंट की, कौन से डिपार्टमेंट कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देना है, ठीक है। डिप्यूटी मिनिस्टर के लिए कितना डिपार्टमेंट होना चाहिए, और फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के लिए कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इनके अंडर आती है। फिर कोई भी पॉलिसी को डायरेक्ट और साथ ही साथ उसे कोऑर्डिनेट कौन करता है, पीएम करता है। जैसे अग्निपथ स्कीम आई थी तो उस वक्त पीएम को जवाब देना पड़ा था, पीएम जाके सबसे बात कर रहे थे, सबको सलाह दे रहे थे, कि सबको मतलब बता रहे थे कि देखो यार ये जो स्कीम है बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं होता कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या फिर कह लो कैबिनेट मिनिस्टर, वो आके खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर का ये नाम है, आपने ज़रूर ये सुना होगा कि पीएम का नाम है, पर आप कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब जो फेस है वो पीएम है, बट उसके पीछे का जो ब्रेन है वो कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ठीक। यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हमने हमारे जो पीएम है अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो पूरी की पूरी जो भी कैबिनेट अभी तक बैठी थी, अभी तक जितना भी जिनके पास पावर था कैबिनेट के पास, वो सब स्वाहा, क्योंकि कैबिनेट जैसे पीएम रिज़ाइन करता है वैसे ही कैबिनेट की पावर खत्म। मतलब एक तरह से पीएम रिज़ाइन करते हैं, कैबिनेट भी रिज़ाइन कर देती है,
ठीक। फिर ये चीफ स्पोकमैन होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, मतलब जहाँ भी कुछ भी गड़बड़ होगा या फिर जहाँ भी कुछ भी स्कीम आएगी जिसके खिलाफ पब्लिक वायलेंट हो रही है तो रिप्लाई कौन देगा, बात कौन करेगा, कोई ना कोई तो चाहिए ना बात करने वाले, वो कौन है, पीएम। आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी को देखते जाओ, सारे पॉइंट्स याद रखते जाओ। ये डिफेंडर होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ गई जो कि स्टार्टिंग में भले लोगों को बहुत बुरी लगे, हालांकि कुछ सोच समझ के इतने ज़्यादा नेता, इतने ज़्यादा बुद्धिमान जीवी लोग ने इसके पीछे काम किया है, फिर भी स्टार्टिंग में जो चीज़ लोगों को बुरी लगती है उसके लिए जवाबदेही कौन करता है, पूरी पॉलिसीज़ को कौन डिफेंड करके रखता है, पीएम डिफेंड करते हैं, ठीक। फिर कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ होते हैं कि दो लोगों के बीच में या फिर दो राजनेताओं के बीच में, तो उसके लिए उन दोनों के बीच में कौन आता है, पीएम आता है कि अरे क्या छोटे बच्चों जैसे लड़ रहे हो, बड़े हो गए तुम लोग, ठीक है। फिर नेशन को रिप्रेजेंट कौन करता है, पीएम करता है। देश से बाहर कौन जाता है, पीएम जाता है, हालांकि प्रेसिडेंट भी जाते हैं पर मतलब ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं ना, एम्बेसडर तो जाते हैं पर साथ ही साथ ये भी जाते हैं, राइट। वार की सिचुएशन अगर आ गई, मान लो बाई चांस अगर वार की सिचुएशन आ गई, तो ऐसा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे मुंह बना के बैठेगा मैं नहीं कर रहा, मैं तेरी मदद नहीं करने वाला, ऐसा नहीं होगा। उस समय सबको एकजुट होना पड़ता है, और हो गए, क्योंकि उस वक्त पूरी इंडिया की बात हो रही है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं होती, उस वक्त पूरे इंडिया की बात होती है, ठीक। फिर इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के संग अच्छे खासे रिलेशनशिप कौन मेंटेन करके रखता है, तो पीएम रखते हैं। हो सकता है ना कि मान लो ऐसे पीएम आ गए जो कि दूसरे देशों से बात ही नहीं करे, खुद ही घमंड में बैठे हैं, मैं हूँ राजा अपने देश का, तुम अपने देश में रहो, ऐसा तो होता नहीं है ना। सारे जो पीएम होते हैं, चाहे वो इंडिया के इस वक्त के प्रेजेंट वाले या फिर पास्ट में जितने भी सारे देशों के, वो सारे देशेस के संग अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, क्योंकि हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस वक्त आपको किसी न किसी राज्य की जरूरत, मतलब किसी न किसी कंट्री की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त अगर आपने अगर हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड की होगी तो ऑब्वियसली आपकी मदद करेंगे, जैसे कि रशिया मदद करता है, अभी भी करता, अभी तो भैया वो खुद ही फिस रखा है, लेकिन पहले वो बहुत ज़्यादा मदद करता था, राइट, सबको पता है। इसी वजह से रशिया यूक्रेन के अंदर पार्ट नहीं ले रहा है। लेकिन अगर आपने सोचो इंडिया ने रशिया के साथ मेंटेन ही नहीं करके रखा होता रिलेशनशिप, तो काफ़ी ऐसी सिचुएशन थी जिस वक्त इंडिया को स्वाहा हो जाना चाहिए था। फिर नीति आयोग, बहुत बार नाम सुना होगा, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यही है, ठीक है। फिर अगर मान लो कोएलिशन होता है, कोएलिशन मतलब गठबंधन, दो सरकार का एक दूसरे के साथ गठबंधन, तो उस वक्त जो पीएम होते हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा, ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है। अपोजिशन बहुत ज़्यादा नहीं क्रिटिसाइज़ करता है, आपने बहुत बार देखा होगा अपोजिशन, वो चाहे आपके हो चाहे पीएम भी, तो बहुत बड़ा हो गया ना, आपके भी अपोजिशन देखा होगा, आपको ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो भाई पीएम है, इनको कौन ना करे। फिर प्रेस और मीडिया को जवाब इन्हीं को देना रहता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें तो लोकसभा संभाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही रहते हैं, और पार्लियामेंट किसका का पार्ट है भाई, मतलब लोकसभा किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का, तो अल्टीमेटली इनको कौन संभालेगा, लोकसभा संभालेगा, ठीक है। सारे के सारे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी नए पॉलिसीज़ के आने से, उसके खिलाफ जो पब्लिक भड़कती है उसके लिए सारे के सारे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ पीएम ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों सारे रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, सारे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि जब पॉलिसी आ रही थी, जब बिल पास हो रहा था, तो सब गए थे उस बिल को पढ़ने, सबने पढ़ा था, सबने साइन की थी, तो सिर्फ पीएम ही जिम्मेदारी क्यों ले कि मैंने ही इस पॉलिसी को लाया है। चाहे वो लाए या ना लाए, पर सबने तो देखा था ना, सबने तो पॉइंट्स पढ़े थे ना, सबने तो साइन किया था ना। किसी को अगर गलत लगा होता तो उसी वक्त ऑब्जेक्ट करते। अब जब सारी दुनिया थू 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 करेगी तो फिर नाम तो आएगा पीएम का, बट एक्चुअली में होता क्या है कि सारे के सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पॉलिसीज के आने या फिर उसके हट जाने के लिए, ठीक। अब अगर किसी एक पर्सन ऑफ द पार्टी के खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उठ जाता है, मतलब समझो उसकी पूरी पार्टी स्वाहा, उसकी पूरी पार्टी के खिलाफ उठेगा, समझे। फिर एवरी मिनिस्टर कैन आंसर लोकसभा क्वेश्चन, लोकसभा के जितने भी क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि उससे जाकर जवाब देना पड़ता है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया, राइट। लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो हमें लोग इलेक्ट करवाते हैं उन सभी को। लेकिन अब जो क्वेश्चंस हमारे मन में उठे होंगे उनका आंसर कौन देगा, तो जितने भी सारे मिनिस्टर्स हैं वो सब लोकसभा के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको आंसर दे सकते हैं। सो ये था छोटू सा चैप्टर, आई होप आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, विच इज़ गोइंग टू बी द High Court and the subordinate kid. So finally here I leave you with this. नमस्ते, अगले वीडियो में मिलते हैं।